ओके, हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दी अनदर सेशन ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस। आई होप आप लोग आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट करते चल रहे हो, कंटिन्यूटी में प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड ये जो कंप्यूटर अवेयरनेस सब्जेक्ट होता है ये 20 मार्क्स का रहता है। यहाँ पर एग्जामिनेशन में आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 0.5 मार्क का होता है। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप 10 प्लस स्कोर कर सकते हो अगर पुराने एक्सपेक्टेड पैटर्न जो चलते आ रहे हैं उसी पैटर्न पर अगर आपका एग्जाम होता है तो 10 प्लस स्कोर करना प्रीटी मच डुएबल है। बट द थिंग इज आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा लर्निंग को, राइट। ये एक बेसिक पॉइंट है जो आपको कहीं ना कहीं सारे सब्जेक्ट्स में इंप्लीमेंट करते हुए चलना है। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस जो अपलोड हुआ है उसको प्रॉपर्ली समझ लिया है और उसके एमसीक्यूज आप लोगों के लिए ई बुक्स में इंग्लिश और हिंदी कंप्यूटर अवेयरनेस की ई बुक्स में आप लोगों के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है। तो जब भी आप कंप्लीट करते हो सेशंस और आपको लगता है कि अब एमसीक्यूज लगाना है तो कंप्यूटर अवेयरनेस ई बुक में आप लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है एमसीक्यूज। ओके, और आई होप आप लोगों ने पुराने वीडियोस भी एग्जीक्यूट और लर्न कर लिए होंगे और भी वीडियोस इसमें अपलोड होते जा रहे हैं, शॉर्ट में है, सो दैट कि आप कम टाइम में ये जितने भी टॉपिक्स 12-13 टॉपिक्स आपके टोटल बनेंगे, चैप्टर्स बनेंगे, उनको कंप्लीट कर पाए। ओके, तो आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा इंटरनेट। एंड आई विल ट्राई कि आप लोगों को ये बहुत इजीएस्ट वे में समझ में आ जाए और शॉर्ट में समझ में आ जाए। इस चैप्टर से पर्टिकुलरली 4 से 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आप लोगों की एग्जाम में एक्सपेक्टेड होता है। अगर आप बैच में एनरोल नहीं हो तो आप बैच में हमारे साथ में 2 बैच आप लोगों के लिए ऑपरेट हो रहे हैं। पहला बैच है दैट इज एफए फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड टेस्ट सीरीज कॉम्बो। ये कॉम्बो आप लोगों के लिए 1799 में अवेलेबल है। और एक और अनदर जो परफेक्ट फिट है आई गेस, तो वो बैच है कंप्लीट प्रिपरेशन का। कंप्लीट प्रिपरेशन मतलब सारे सब्जेक्ट जहां पर कंप्लीटली कवर्ड है आप लोगों के लिए, चाहे वो इंग्लिश हिंदी हो, कंप्यूटर अवेयरनेस हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो, क्वांट रीजनिंग हो, सबसे स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। और उनका आप लोगों को मैराथन एक्सेस एग्जाम टाइम का लाइव सेशन जो ऑनगोइंग है, प्रीवियस रिकॉर्डेड एक्सेस मिल जाएगा आपको, आपके अकॉर्डिंग टॉपिक्स को कवर कर सकते हो उसमें भी। एंड ऑल्सो इसमें एक बेटर डायरेक्शन में आपका स्ट्रक्चर वाइज प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का टारगेट है कि पूरी एग्जाम में 200 मार्क्स में से हमको अच्छा स्कोर करना है। ऑलराइट, बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो देख रहे हो, चाहे आप 2-3 दिन बाद देख रहे हो या आज रात में देख रहे हो, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है एंड टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस। ओके, तो ये प्रिपरेशन इसलिए करना चाहिए कि आप अवेलेबल डेज को है ना स्कोर में कन्वर्ट कर सके। प्रिपरेशन हर कोई करेंगे बट स्कोर्स में कन्वर्ट करना एक टास्क है जो कि आपको गाइडेड वे में करना चाहिए आइडियली। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इंटरनेट। अब इंटरनेट का एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या था पहले उसको समझते हैं। देखो, जितने भी मशीन्स होती है, मशीन्स बोलेंगे इसको एक्चुअली, तो जैसे आपका फोन हो गया, आपके फ्रेंड का फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, बैंक का सर्वर हो गया, यूट्यूब हो गया, ऐसे जितने भी जगह इंस्ट्रूमेंट, जितने भी मशीन्स ऑपरेट होती है, उन सभी का एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। उनका बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है? सेंड करना इंफॉर्मेशन को एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, सेंडिंग द इंफॉर्मेशन एंड रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। आप जैसे ये वीडियो भी देख पा रहे हो तो आपके पास में सर्वर पर इंफॉर्मेशन शेयर हुआ, जब जाकर आप देख पा रहे हो, राइट, आपके पास में सेंड हुआ। ओके, तो जब तक आप रिसीव नहीं करेंगे, सेंड नहीं करेंगे, तो मशीन्स का यूज नहीं होगा। पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि जब इंटरनेट नहीं था तो साइंटिस्ट ने ये देखा कि हम केबल से कनेक्ट तो कर पा रहे हैं, तो कुछ लिमिटेड कंप्यूटर्स के थ्रू ही हम लोग डेटा को शेयर कर पा रहे थे। फाइल को ट्रांसफर करना है तो केबल से कनेक्ट करा, ठीक है। लेकिन उन्होंने सोचा दैट हम अगर ऐसा इनके साथ में कर पा रहे केबल के थ्रू, तो हम इंटरनेट के थ्रू ग्लोबली क्यों ना करें कि जिससे सारे सिस्टम्स कनेक्टेड हो जाए, इंटरकनेक्टेड हो जाए। तो इसका फुल फॉर्म याद रखना है हम लोगों को। इसका पीडीएफ वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा इसी के साथ में, तो आप नोट नहीं भी करेंगे तो याद रख लीजिएगा। इस पीडीएफ को देखेंगे जब से याद रख लीजिएगा। फुल फॉर्म क्या है? इट इज इंटरनेट इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, है ना। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क फुल फॉर्म क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि सारे नेटवर्क को इंटरकनेक्ट कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया, जिसके थ्रू एक दूसरे को डेटा शेयर हो सके, इंफॉर्मेशन शेयर हो सके, रिसीव हो सके। ओके, अब देखो, जैसे इस पॉइंट को तो आपने समझ लिया कि बिफोर इंटरनेट प्रॉब्लम ये था कि डेटा शेयर नहीं हो पाता था, राइट। एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू ये इंटरनेट काम कर पाता है। ये फ्रेमवर्क तो अभी इसी सेशन में आप इसको समझते हुए चलेंगे। आईपी एड्रेस होता है, प्रोटोकॉल्स होता है, जिसके कम्युनिकेशन का रूल क्या रहेगा जब इंटरनेट पर कम्युनिकेट करा जाता है, सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सिस्टम टू रिमेंबर डिवाइस नेम डीएनएस लगता है। मेथड टू फाइंड विच सर्विस यू वांट, तो पोर्ट्स का यूज लगता है। सर्विस फॉर ब्राउजिंग वेबसाइट्स www एंड फॉर्मेट फॉर वेबसाइट एड्रेसेस यूआरएल। तो ये फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू इंटरनेट में इंफॉर्मेशन शेयर होता है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस से भी क्वेश्चन आता है और इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपकी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होता है, राइट। आउट ऑफ 40, 4 to 5 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस टॉपिक पर्टिकुलरली। तो यहाँ पर आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपने जब सिस्टम को ऑपरेट करते हो तो आपने बहुत बार ये वर्ड भी सुना होगा कि आपके सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है, राइट।
तो ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप ऐसा इमेजिन करिए कि जब एक सर्वर है, सपोज करता है आप गूगल पर डेटा सर्च कर रहे हो, है ना? गूगल पर आपने डेटा सर्च करा, तो गूगल आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, राइट? तो गूगल कैसे पता करेगा कि ये आप ही के पास में इन्फॉर्मेशन जा रहा है, नहीं जा रहा है, जब तक उसके पास में एक पर्टिकुलर एड्रेस नहीं होगा। तो यही इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, है ना? आईपी एड्रेस का यहीं पर रोल रहता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी कि एक आपके सिस्टम का एक पर्टिकुलर एड्रेस बन जाएगा, जहां पर आप जब भी इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करेंगे तो आप ही को रिक्वेस्ट शेयर हो या आप शेयर करेंगे तो आपसे शेयर हो रहा है। तो ये आईपी एड्रेस का बहुत बड़ा रोल रहता है, आपके सिस्टम का एक पर्टिकुलर एड्रेस है। आप इतना समझ लीजिए, एक पोस्टमैन है, अगर एक पर्टिकुलर एड्रेस पर डिलीवर करने जा रहा है, तो एड्रेस चाहिए रहेगा तभी डिलीवरी हो पाएगा। सेम यहाँ पर सिस्टम का एक एड्रेस है, उसको बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आईपी एड्रेस। ओके, तो आईपी एड्रेस का एक रूल रहता है, रूल्स मेथड बताता है कि कम्युनिकेट कैसे करना है। एक एड्रेस है जो कि लोकेट कर पाता है। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली गूगल कैसे सेंड करता? अगर आपके फोन का रिक्वेस्ट किसी और को रिक्वेस्ट शेयर कर देगा, उसको तो रिक्वेस्ट शेयर करना है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि आप ही के फोन को रिक्वेस्ट शेयर करना है? सपोज करते हैं अभी व्हाट्सएप का टाइम चल रहा है, तो व्हाट्सएप पर आप ही को मैसेज जाएगा, ये कैसे पॉसिबल होगा? किसी और को डिलीवर हो जाएगा, राइट? तो ये सभी जो इश्यूज को रिजॉल्व करा है, वो आईपी एड्रेस ने इश्यू को रिजॉल्व करा है। अगर इंटरनेट आईपी एड्रेस नहीं होता तो एक्चुअली डिवाइसेस को फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता, कैसे आइडेंटिफाई करें किसी डिवाइस पर हमको डेटा शेयर करना है या रिसीव करना है। तो आईपी एड्रेस एक्चुअली काम क्या करता है यहाँ पर, तो इसका फॉर्मेट अभी आपको इसी में डीएनएस के थ्रू में समझ में आ जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है, ये लोकेशन नहीं है, इट इज नॉट द लोकेशन, इट इज द एड्रेस, है ना? डिवाइस आइडेंटिफायर, इट इज नॉट अ लोकेशन, इट इज अ डिवाइस आइडेंटिफायर। तो ये कॉमन कंफ्यूजन रहता है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आईपी एड्रेस क्या है, कभी उसका फुल फॉर्म आता है, तो आप उसका फुल फॉर्म बता दीजिएगा। और आईपी एड्रेस जो होता है वो एक लोकेशन नहीं है, इट इज एन एड्रेस, है ना? एड्रेस, किस एड्रेस से इसको डिवाइस को आइडेंटिफाई करा जाएगा, किस नेम से आइडेंटिफाई करा जाएगा, इन शॉर्ट इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस अगर हम जाने, तो यहाँ पर दो टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस मैं आपको बताना चाहूंगा, IPv4 एंड IPv6। IPv4 एक पुराना टाइप का एक आईपी एड्रेस है, 32 बिट है, पुराना हो चुका है। ये अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन को ही डेटा एड्रेस सेव कर पाता था, लेकिन आजकल के जमाने में आप जानते हो कि इतना इनफ नहीं है। IPv6 बाद में आ गया, 128 बिट है, नया है, और ये अब बिलियंस को एक साथ मतलब एड्रेस को शेयर कर सकता है और सेव कर सकता है ना? नीडेड बिकॉज द डिवाइसेस इंक्रीज मैसिवली। आप जानते हो अभी डिजिटल वर्ल्ड में बहुत सारे डिवाइसेस आ चुके हैं, तो उनको स्टोर करने के लिए, उनके एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए यहाँ पर हमको एक जरूरत लगा IPv6, और ये अभी लेटेस्ट आईपी एड्रेस है जो कि यूज होता है। पुराना अभी ज्यादा यूज नहीं होता है, पुराने टाइम का एक था जब, जो कि कुछ बिलियन में स्टोर कर पाता था एड्रेसेस को, सिस्टम के एड्रेसेस को। आई होप अभी तक का आपको डेटा समझ में आएगा। इंटरनेट मैंने आप लोगों को समझाया है, इंटरनेट के बाद में आईपी एड्रेस समझाया है, दैट इज एक एड्रेस है सो दैट कि सिस्टम को आइडेंटिफाई करा जा सके जब इंफॉर्मेशन को शेयर करना हो या रिसीव करना हो। सिंपल इज दैट, है ना? और इसी में आगे अगर हम देखेंगे तो अब आएगा HTTP और HTTPS, ठीक है? तो देखो, HTTP और HTTPS का सिंपल फंडामेंटल से क्वेश्चन आ जाता है, फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो फुल फॉर्म पहले लिख लेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये वाला HTTPS में S और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा सिक्योर, ठीक है? तो देखो, जब भी आप कभी किसी नेटवर्क से कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करते हो, मांगते हो, तो वो इंफॉर्मेशन आप या तो सेंड करोगे, रिसीव करोगे, तो उसको शेयर करने का दो तरीके होते हैं। एक तो होता है इनक्रिप्ट कर देना, इनक्रिप्ट का मतलब होता है जो भी आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, है ना, वो केवल रिसीवर को दिखेगा, ठीक है? इस पूरे कंप्लीट नेटवर्क में केवल रिसीवर को दिखेगा, है ना? अब क्या होता है, जैसे कि आपके इसमें आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि आपको जियो, एयरटेल, ये सब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं, इजंट इट? तो दैट इज व्हाई हैकर और ये सभी एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसी इंफॉर्मेशन जो एक्सेस नहीं करवानी है, वो पर्टिकुलरली अगर इंक्रिप्टेड रखनी है, तो HTTPS का यूज करा जाता है। और अगर उसका कोई इश्यू नहीं है, एक जनरल आप इंफॉर्मेशन शेयर करो जिससे कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा जो शेयर करा जाता है वेबसाइट्स के थ्रू, वो होता है HTTP के थ्रू, है ना? वेबसाइट जो भी, जैसे आप बैंकर्स ग्रिड पर लर्न कर रहे हो, तो वो इंक्रिप्टेड रहेगा, वो हर कोई बीच में उसका डेटा को कॉपी नहीं कर सकता। आप पढ़ रहे हो, आप ही को डेटा दिखेगा, ओके? बीच में कोई और उसको स्टोर नहीं कर सकता। तो ये हो गया HTTPS। और HTTP क्या हो गया? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTPS हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये हो जाएगा इनक्रिप्टेड। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ये इनक्रिप्टेड कौन सा है, तो HTTPS है। इनक्रिप्टेड मतलब कि सिक्योर्ड है, कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, इसके हैक होने के चांसेस बहुत मिनिमम रहते हैं।
एचटीटीपीएस के थ्रू जब इंफॉर्मेशन शेयर होता है तो उसको आराम से हैक करा जा सकता है, क्योंकि वो सभी के पास में नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस है ना, वो सभी उसको एक्सेस आराम से कर सकते हैं करना चाहे तो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में फुल फॉर्म आ जाता है बहुत बार, और आपसे ये पूछा जाता है इसमें किसमें सिक्योर है, तो एचटीटीपीएस ऑब्वियसली सिक्योर है। और एचटीटीपी क्या है, जस्ट आप इतना याद रखना कि इसका यूज क्यों होता था, आपके मन में एक कॉमन क्वेश्चन आना चाहिए दैट एचटीटीपीएस ऑलरेडी सिक्योर्ड है तो एचटीटीपी का यूज क्या है। तो एक तो ये स्पीड में कर पाएगा हर डेटा को प्रोसेस, और सेकंड यहाँ पर एक पॉइंट रहता है दैट इज जैसे कि जब ये इंटरनेट का काम स्टार्ट हुआ था, इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग के ट्रांजेक्शन, पासवर्ड, पेमेंट्स एक्सेट्रैक्टा, कार्ड का डिटेल्स स्टोर करना, ये सबका इतना रिक्वायरमेंट नहीं था। तो दैट इज वाई वहां पर है ना सेफ वर्जन नहीं था, वहां पर ये वर्जन था कि अगर हैकर इस डेटा को मतलब हैक भी कर लेंगे तो भी बहुत बड़ा डैमेज नहीं होने वाला है। अब तो आधार ये सभी ऑनलाइन भी स्टोर रहता है, तो आप जानते हो दैट इज वाई अब एचटीटीपीएस को सेफ इंट्रोड्यूस करा गया बाद में, सो दैट की बैंकिंग के जैसे ट्रांजेक्शंस और ऐसी डेटा जो कि प्राइवेट होना चाहिए, वो सभी डेटा जो शेयर होता है जिस मीडियम के थ्रू शेयर होता है वो सिक्योर मीडियम के थ्रू शेयर होता है, यानी कि वो ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं है, ओपन बॉक्स नहीं होगा, वो लॉक लगा हुआ बॉक्स रहेगा एक तरीके से, कि बीच में उस जर्नी के बीच में जब ट्रांसफर होगा डेटा तो उसको कोई भी एक्सेस ना कर सके। सिंपल इज दैट। एचटीटीपीएस जैसे कि अगर हम देखें तो एचटीटीपी यूजुअली व्हाट्सएप मैसेज आप देखते हो विदाउट इंक्रिप्शन आपको मैसेज आता है, तो कोई भी रीड कर सकता है उस सर्वर पर, व्हाट्सएप खुद भी रीड कर सकता है। और एक होता है एचटीटीपीएस व्हाट्सएप आफ्टर एंड टू एंड इंक्रिप्शन, ओनली सेंडर और रिसीवर ही इसको रीड कर पाएंगे। ये एक बेसिक डिफरेंस है, इन दोनों के फुल फॉर्म भी आप लोगों को याद रखना है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आई होप आप लोगों को ये अभी तक का डेटा समझ में आ गया होगा, अब आप लोगों को इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट से इसी डेटा को। तो देखो इंटरनेट का जरूरत था कि सारा जो डेटा है वो आपस में एक्सचेंज करा जा सके, शेयर करा जा सके, सेंड और रिसीव करा जा सके, शेयर करा जा सके, सेंड और रिसीव, है ना। सम अप करते एक बार पहले से, इसके बाद और भी डेटा है अभी बताने के लिए इसी में, लेकिन अभी इतना डेटा आप वापस से रिवाइज कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस इज नथिंग बट जस्ट एन आइडेंटिफायर, मशीन का आइडेंटिफायर है, सो दैट कि जब भी इंटरनेट पर आप कुछ सर्च करेंगे तो आप ही के डिवाइस को डेटा शेयर हो, ये आइडेंटिफाई करने के लिए एड्रेस का जरूरत होता है। तो IPv4, IPv6, IPv6 जो है 128 बिट है, तो अभी मिलियंस ऑफ मशीन्स को एक साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है, और एड्रेस को स्टोर कर सकता है, और वो कुछ बिलियन में 4 पॉइंट समथिंग बिलियन को ही स्टोर कर पाता था IPv4, ठीक है। तो ये दो डेटा आप लोगों को वहां पर याद रखना था। उसके बाद में मैंने आप लोगों को अभी बताया HTTP और HTTPS। जब हम इंटरनेट के थ्रू, अब आईपी एड्रेस के थ्रू तो चलो मिल गया, इंफॉर्मेशन मिलना है, अब इंफॉर्मेशन करा कैसे जाएगा? ओपन बॉक्स मतलब ऐसे लॉक बॉक्स से रहेगा, लॉक करा हुआ बॉक्स है, या फिर वो ऐसे ही ओपन बॉक्स है ना। तो ये ओपन बॉक्स को आप समझ सकते हो HTTP, है ना। जब इंफॉर्मेशन शेयर होगा या रिसीव होगा तो वो HTTP के थ्रू हो रहा है, इट मींस कि वो इंफॉर्मेशन कोई बीच मीडियम में उसको एक्सेस कर सकता है इजीली। और HTTPS पूरा सिक्योर्ड है, यानी कि केवल सेंडर और रिसीवर ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। आई होप इतना अभी तक आप लोगों को प्रीटी मच क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट इज वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। बहुत सी बार कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरनेट और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो देखो ये क्या है, एक सिस्टम है वेयर वेब पेजेस आर स्टोर्ड ऑन सर्वर्स एंड शेयर्ड यूजिंग द ब्राउजर। अब गूगल जैसे क्रोम आप यूज करते हो, फायरफॉक्स यूज करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो, तो ये इंटरनेट के हमारे क्या है, ब्राउजर है। अभी जो ब्राउजर पर आप यूज करते हो तो आपको किसी के वेब पेज पर जाना है पर्टिकुलरली, तो आप कैसे जाएंगे, है ना। वेबसाइट पर जाना है तो कैसे जाएंगे पर्टिकुलरली, तो वो www के थ्रू आप जाते हैं। ये इंटरनेट नहीं है, एक इंटरनेट को यूज करता है, कि इंटरनेट का एक सपोज करते हैं एक पोर्शन है, ओके। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है, इंटरनेट तो कंप्लीट वेब है, इंटरनेट कंप्लीट वेब हो गया, ठीक है। वेब मतलब जाल होता है ना, आपस में कनेक्टेड है ये, है ना। तो ये वेब हो गया, और इसके ऊपर www रहेगा, एक पर्टिकुलर आपको वेबसाइट पर जाना है, सर्वर पर जाना है, तो वहां पर www पर क्या रहते हैं, वेब पेजेस स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है, सर्वर पर स्टोर्ड रहते हैं, जिसको आप एक्सेस कर पाते हो ब्राउजर के थ्रू। बस यही डिफरेंस है। तो पहले है ना, देखो इसमें ऐसा होता था कि www ही नाम क्यों रखा गया है, तो ये वेबसाइट की सर्विस को डिनोट करता है। जैसे FTP पहले यूज होता था, है ना, जो भी नाम है उसके पहले FTP लगता था, तो मतलब फाइल ट्रांसफर को डिनोट करता था। मेल लग गया तो ईमेल को एक्सेस करवाता था। सिमिलरली www आता है तो वेबसाइट को यहाँ पर लोकेट करवाता है, ठीक है। ये वेबसाइट को लोकेट करवाता है, यहाँ पर स्टोर होती है वेबसाइट, वेब पेजेस, ठीक है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब,
इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इंटरनेट और इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ये तो इंटरनेट एक पूरा कंप्लीट कनेक्टेड नेटवर्क है, ओके, और वेब है, ओके, और ये जो www है ये वर्ल्ड वाइड वेब है ना, ये एक कंप्लीट वेब का नेटवर्क है। और ये www जो है यहाँ पर क्या होता है, वेब पेजेस स्टोर होते हैं, बस वेब पेजेस। आपको पर्टिकुलरली बैंकर्स गेट की वेबसाइट पर आना है तो आप ये वेब पेज यहाँ पर स्टोर होगा, आप www डॉट लगाएंगे, उसी के बाद वेबसाइट का एड्रेस लगाएंगे, राइट। तो www का ये फॉर्म आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। अब देखो, अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि www हो गया, http हो गया, ठीक है, होल्ड करते हुए चलना दिमाग में, बस ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन ये चैप्टर बहुत कंफ्यूज कर जाता है। आईपी एड्रेस हो गया और इंटरनेट हो गया, ठीक है। अब हम समझ रहे हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि देखो एक वेबसाइट का पेज है, सपोज करते हैं आप बैंकर्स, आप सपोज करते हैं यहाँ पर अमेजन पर गए, ठीक है, आपने अमेजन में आपको ओपन करना है आपका कार्ड पर्टिकुलरली, है ना, तो इस टाइप से एड्रेस आएगा, राइट, इस टाइप से एड्रेस आ जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन सिक्योर शेयर करे तो HTTPS आ गया। अब ये देखो यहाँ पर ये जो पार्ट आप ये जो पाथ देख रहे हो, यहाँ पर स्लैश के बाद में कार्ड का ऑप्शन देख रहे हो, तो ये एक वेबसाइट का एड्रेस होता तो www से आप डायरेक्टली चले जाते, लेकिन अब आपको यूआरएल लग रहा है, उसी वेबसाइट पर और भी पेजेस है, उसी पर्टिकुलर पेज पर आपको जाना है, जैसे कार्ड के पेज पर जाना है, जैसे पेमेंट पेज पर जाना है, तो उसी के लिए एक पर्टिकुलर पेज जो रहता है उसको डिफाइन करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कि उसी वेबसाइट के एड्रेस में आपको जैसे कि रीच आउट करना है एक पर्टिकुलर पेज को, है ना। बहुत सारे पेजेस रहते हैं, एक पेज नहीं रहता है, एक पेज का वेबसाइट होता है क्या, नहीं, उसी के अंदर आप क्लिक करेंगे तो और पेज पर जाएंगे, और पेज पर जाएंगे, और पेज पर जाएंगे, है ना। तो ये सारे पेज को जो डिफाइन करता है उसको बोलते हैं यूआरएल, है ना, इसका यूआरएल दे दो, है ना, तो ये पेज का यूआरएल मिल जाएगा, ओके। तो ये वेब पेजेस का जो यूआरएल रहता है उसको मेन पर्पस, उसका मेन पर्पस रहता है कि वहां तक आप डायरेक्टली पहुंच सके। एक वेबसाइट पर और भी चीजें रहती है ना, और भी पेजेस रहते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट पहुंचने का तरीका होता है यूआरएल, ये लोकेट कर देता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, ये आपको है ना बहुत टाइम को सेव कर लेगा आपकी एग्जाम टाइम पर, है ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और ये आप लोगों का बस कंप्लीट होने वाला है, इतना बन गए हो तो बने रहिएगा। डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, है ना, डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम। ये पीडीएफ आपकी वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा इस वीडियो के साथ में, और इसको आप एक्सेस कर पाएंगे प्रॉपर्ली, तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके समझा दिया है। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब देखो, जैसा जो आपने डोमेन सर्च करा, सपोज करते हैं google.com, आप जानते हो कि कंप्यूटर तो ये लैंग्वेज समझता नहीं है ना। कंप्यूटर क्या समझता है, केवल आईपी एड्रेस जैसा नंबर न्यूमेरिक को समझ पाता है, इस टाइप से कोडेड से समझ पाएगा, है ना। google.com पर जाना है तो उसका आईपी एड्रेस के थ्रू पहुंचाएगा, वो तो नहीं पहुंचा पाएगा कि यार google.com से मैं डायरेक्टली सर्च कर लूं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो वो नहीं समझ सकता। तो उसको समझाने के लिए डीएनएस का रिक्वायरमेंट होता है। दैट इज, आपने तो google.com लिख दिया, लेकिन उसका जो एड्रेस रहेगा, आईपी एड्रेस, वो बताने का काम करता है डीएनएस, है ना। वो डीएनएस कन्वर्ट करके उसको बताता है, कंप्यूटर को, सिस्टम को बताता है कि ये एड्रेस सर्च करा जा रहा है, या इंटरनेट के थ्रू जब आप सर्च करेंगे तो ये बताया जाता है कि इसका मतलब कौन सा लोकेशन को सर्च करना है, कौन सा आईपी एड्रेस मांगा जा रहा है ना, कौन सा आईपी एड्रेस पर पहुंचाना है। तो ये डिकोड करने का काम आप तो अल्फाबेट में लिख दोगे, आपके लैंग्वेज में लिख दोगे, रीजनल लैंग्वेज में लिख दोगे, लेकिन उसको लोकेट करने का काम जो करवाता है, कन्वर्ट करता है सो दैट की सिस्टम अंडरस्टैंड कर सके, वो होता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। एक एग्जांपल और बताता हूं मैं। सपोज करते हैं आपने आपके फैमिली मेंबर में आपके फादर को कॉल करना है, आपने सपोज करते हैं आपने वर्ड लिख दिया पापा, ठीक है, आपने पापा का ओपन करा, है ना, आपने आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन करा, पापा लिखा हुआ था, आपने इस पे कॉल कर दिया, राइट। अभी कॉल कर दिया तो आपने नंबर थोड़ी डायल करा, सिस्टम थोड़ी समझ पाया कि आपने नंबर क्या डायल करा। तो यहाँ पर डीएनएस क्या करेगा, इसको डिकोड कर देगा नंबर पर कि ये इनके फादर का नंबर है, ये सो नंबर पर कॉल करना है। आपने तो पीए लिखा और उस पर कॉल कर दिया, बट सिस्टम को डिकोड करके किसने दिया, डीएनएस ने, है ना। डीएनएस ने उसको डिकोड करा दैट इस नंबर पर कॉल करना है, ओके, क्योंकि आप नंबर थोड़ी याद रख पाएंगे इतने डिटेल्स को, आईपी एड्रेसेस को, ऑलराइट। तो ये क्या हो गया, फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट हो गया ऑफ द इंटरनेट। अगर पूछा जाता है फोन कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या होता है, तो डीएनएस होता है डोमेन, ठीक है। अब डोमेन नेम सिस्टम तो ये हो गया। अब डोमेन क्या होता है, ठीक है, अब डोमेन के बारे में समझ लेते हैं। अब डोमेन होता है जैसे कि आप पर्टिकुलर किसी शॉप पर जाना चाहते हो, तो शॉप का नेम है, ओके, तो उस नेम को आप कैसे पता करेंगे, आईपी एड्रेस तो है उसका, ठीक है, लेकिन उसको एक नेम देना रहेगा, तो डोमेन उसको बोला जाता है। जैसे कि
आप ओपन करना चाहते हो एक शॉप, उसका नाम आपने रखा टेक अकेडमी, तो दैट नेम ऑन द इंटरनेट इज द डोमेन, है ना? उसका नाम जो आप सर्च करेंगे तो आएगा, तो उसको बोला जाता है डोमेन। जैसे कि google.com, amazon.com, example.com, ठीक है? तो डोमेन में अगर आपसे पूछा जाता है क्या डिफरेंस है, तो ये इजीली बता पाएंगे आई होप। ये एक नेम होता है, इतने से याद रख लेना। एक शॉप का नेम हो गया, एक इंस्टीट्यूट या एक कंपनी का नेम हो गया, जो कि डॉट कॉम के थ्रू उसको डिफाइन कर सकेगा, है ना? तो ये डोमेन यूनिक होते हैं, ये डोमेन एक बार परचेस हो जाते हैं तो फिर मतलब आप समझ सकते हो वो और कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। ओके, इंडिविजुअलिटी रहता है इसमें। अब आते हैं वेब ब्राउज़र की, इसमें वेब ब्राउज़र के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन-कौन से वेब ब्राउज़र है? तो गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ये सब क्या है? ब्राउज़र है ना? जहाँ पर आप वेब को ब्राउज़ कर सकते हो। ये ब्राउज़र से, ये नाम याद रखना है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हो। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको व्हीकल लगेगा। व्हीकल कौन हो गया? ये वेब ब्राउज़र हो गया। वेब ब्राउज़र कौन सा एग्जांपल हो गए? गूगल क्रोम। एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं इससे, दैट इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट ब्राउज़र है, तो आपको आंसर करना होता है गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, मोज़िला फायरफॉक्स, ये सभी इसी के एग्जांपल है। अब सर्च इंजन क्या हो गया? अब कॉमन एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। सर्च इंजन क्या हो गया? जो इंटरनेट के लिए गाइड क्रिएट कर पा रहा है, जैसे कि गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया। ये क्या हो गए? गूगल, बिंग, याहू, ये क्या पार्ट हो गए? सर्च इंजन हो गए, है ना? इसके ऊपर आप क्या कर पाते? सर्च कर पाते। इसके ऊपर सर्च कर पाते। इनका नाम क्या हो गया? गूगल, ठीक है? और क्या हो गया? सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट एज तो वो हो गया था, और यहाँ पर हो जाएगा बिंग, याहू, ये सभी क्या हो गए? ये हो गए सर्च इंजन, है ना? इस पर आप जाएंगे तो सर्च कर पाएंगे, ठीक है? तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर भी उसका पार्ट है। वहां पर मैंने आपका वर्ड बोल दिया था, वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, जो कि यहाँ पर ब्राउज़र के नाम पर आता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या रहेगा? एक गूगल टाइप का वर्ज़न है, ठीक है? तो ये क्या हो गए हमारे सर्च इंजन, जहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ठीक है? जो सॉफ्टवेयर है ना? जो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इसको ऑपरेट करेंगे, ब्राउज़ कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? वेब ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र, ठीक है? जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है? तो ये सभी क्या हो गए? माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, गूगल क्रोम, ये सभी क्या हो गए? सॉफ्टवेयर जो कि ब्राउज़ करवा रहे हैं। लेकिन वहां पर भी आप सर्च करते हो, जैसे आपने yahoo.com खोला, google.com, ये सर्च इंजन है, यहाँ पर है ना, सर्च कर पाते हो आप इजीली, ठीक है? तो ये सर्च इंजन और दोनों में डिफरेंस हो गया। ईमेल में आप याद रखिएगा, जीमेल, आउटलुक, याहू, इनके थ्रू आप एक ईमेल, पहले एड्रेस चलता था, अभी भी चलता है ऑफिशियली तो, लेकिन अभी व्हाट्सएप और इन्होंने तो इंडिया में एटलीस्ट रिप्लेस कर दिया, बट स्टिल आप लोगों को ये याद रखना रहेगा कि ईमेल के फीचर्स क्या है। बहुत बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, सीसी क्या होता है? तो कार्बन कॉपी होता है, मतलब अदर्स सी दिस मेल बट दे आर नॉट द मेन रेसिपिएंट। जैसे कि आप जब मेल करते हो तो टू को मेल करा आपने, और सीसी में आपने बहुत सारों को रख लिया कॉमा लगाकर, तो ये सीसी पार्टिसिपेंट को बोला जाता है कार्बन कॉपी। फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो इसको बोला जाता है कार्बन कॉपी। बीसीसी होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। यहाँ पर बीसीसी पर अगर आप जिसको रखते हो, तो जिसको आपने भेजा था उसको नहीं पता रहेगा कि आपने इसको भी भेजा हुआ है, यहाँ पर सीसी वाला पार्ट नहीं विजिबल होगा, इसको बोला जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बहुत बार क्वेश्चन ये भी आया है कि ईमेल सिग्नेचर क्या होता है? तो एक डिजिटल सिग्नेचर होता है कि आप बाय डिफॉल्ट उसको पुट अप कर देंगे। जब भी आप किसी को मेल कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपके बॉटम में उसको मेंशन करा जा सकता है। कैसे ऐड करा जाता है जीमेल के ऊपर, ये भी पूछा जाता है। तो सेटिंग चेक करा, स्क्रॉल करा टू सिग्नेचर, क्रिएट न्यू, टाइप डिटेल्स और सेव कर दिया। अब जब जब आप मेल करेंगे बाय डिफॉल्ट ये ऐड होते जाएगा, ठीक है? आई होप आप लोगों को ये वाला चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, और चैप्टर समझ में आया तो इसको एक बार लाइक कर देना, सो दैट कि मुझे अवेयरनेस रहे कि आप लोगों को ये सेशन प्रॉपर्ली आप देख रहे हो एंड तक। ओके, ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ ग्रेट डे।